हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ आज महाशिवरात्रि भी है। तो दोस्तों, दोनों दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस मनाने की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी? शायद जब शिव जी या कोई ऐसी शक्ति या कोई भगवान जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया था, उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को बराबर बनाया था। उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को बराबर बनाया था। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से आज हमको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी? शायद उस चीज़ को जान करके, शायद उस बात को जान करके आखिर ऐसी क्या बात आज आ गई जिस कारण से हमको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हमको महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को बराबर का दर्जा देने के लिए हमको एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ रही है, हमको ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ रही है जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके, महिलाओं का उद्धार हो सके। शायद ये सारे कारण जानने के बाद ना शिव जी खुश होंगे, ना ही कोई शक्ति खुश होगी, और ना ही कोई स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति इस बात से खुश होगा। आज का ये जो दोनों दिवस है, चाहे महाशिवरात्रि हो या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दोनों खुशी के साथ साथ एक हमको चिंतनीय विषय भी देते हैं कि ऐसी क्या स्थिति थी जिस कारण से हमको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, आज 8 मार्च है। 8 मार्च के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 8 मार्च 1975। लेकिन दोस्तों, ये वही तिथि नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके पीछे बहुत समय से जो है महिलाओं के द्वारा निरंतर आंदोलन चलाए जा रहे थे। महिलाओं के द्वारा 1900 ईस्वी से ही निरंतर आंदोलन पूरे विश्व में चलाए जा रहे थे। मुख्य रूप से हम न्यूयॉर्क को देखते हैं। न्यूयॉर्क में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन देने के लिए और उनको मताधिकार का अधिकार देने के लिए वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन की शुरुआत होती है और महिलाओं को आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त होती है और उनको उनके कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। दोस्तों, हम लोग आज अपने संविधान में भी देखते हैं, अनुच्छेद 38 के 2 में लिखा है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी में भी है आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करना। ये असमानताएं सभी व्यक्ति और प्राणियों के लिए हैं। ये असमानताएं सभी व्यक्तियों के लिए हैं, महिला पुरुष के लिए भी है, अन्य माइनॉरिटीज़ के लिए भी हैं, दिव्यांग के लिए भी, हर लोगों के लिए हैं। सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करना। और इसके पहले जो न्यूयॉर्क में आंदोलन शुरू हुआ था, सबसे पहले 28 फरवरी 1909 में जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उसके बाद जो 8 मार्च 1975 में मनाने की शुरुआत हुई, उसको यूएन के द्वारा मनाने जाने की शुरुआत हुई और बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी उसको मान्यता प्रदान कर दी। तो दोस्तों, इसके पहले जो न्यूयॉर्क में ये सारी घटनाएं घटी, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो विचार दिया गया था कि एक ऐसा दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए, उसको क्लारा जेटलिन ने दिया था। क्लारा जेटलिन जर्मनी की थी। इन्होंने यह विचार सबसे पहले दिया था कि एक ऐसा दिन निर्धारित किया जाए जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। और इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या था? महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी प्रकार की स्थितियों को सुधार करना। इन सभी प्रकार की स्थितियां जो महिलाओं को नहीं दी जा रही थीं, एक समय आने के बाद जब महिलाओं से ये सारे अधिकार छीन लिए गए। जैसा कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जो भारत का वैदिक काल था दोस्तों, उसमें महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार मिले हुए थे। क्योंकि वैदिक काल 2 भागों में बंटता है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। वो वेदों का अध्ययन कर सकती थीं, मंत्रों की रचना कर सकती थीं, वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। मतलब वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर वो चल सकती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं, मानव में स्वार्थ की भावना बढ़ती गई, मानव में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, तो वैसे वैसे जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, उन्होंने कुछ अपने अधिकारों को सर्वस्व बनाने के लिए महिलाओं पर कुछ अधिकार थोपने शुरू कर दिए और उनसे कुछ अधिकार छीनना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जा कर के समाज में महिलाओं की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि तमाम तरीके की प्रथाएं भी शुरू हो गई। चाहे वो हम
बाल विवाह की प्रथा देखें, चाहे वो हम विधवा अविवाह की प्रथा देखें, विधवाओं को विवाह से वंचित करने की प्रथा देखें, चाहे हम बाल शिशु की हत्या देखें, चाहे नर बलि की हत्या देखें, ये सारी सामाजिक बुराइयां कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी परिणाम थी और कारण भी थी साथ साथ। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की स्थितियां बिगड़ती गई। हम लोग आज की स्थिति से देख लेते हैं, हम लोगों का समाज आज भी काफ़ी आगे पहुंच चुका है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कितना आगे पहुंच चुका है। हम लोग आज भी देखें, हम लोगों के घर में जो महिलाएं हैं या जो लोग भी अनुभव करते होंगे, देखते होंगे घर की तिजोरी की चाबी या जो घर की चाबी होती है दोस्तों, वो मम्मी या किसी और के पास होती है, ठीक है, मतलब किसी महिला के ही पास होती है। लेकिन उस चाबी को तिजोरी में लगाने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। लगाती हैं और उसमें से पैसे लेती हैं तो किसी और से पूछ करके लेती हैं, किसी और से इजाज़त लेकर के लेती हैं। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण ये नहीं है, मतलब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है। और महिलाओं को जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी, जब महिलाएं अपने पैसे को स्वतः अपने ऊपर, अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार, अपने खुद की सोच समझ के अनुसार जब तक नहीं खर्च करेंगी, तब तक दोस्तों उनका ना आर्थिक सशक्तिकरण होगा, ना सामाजिक सशक्तिकरण होगा, ना शैक्षणिक सशक्तिकरण होगा। और इसी तरीके से सांस्कृतिक रूप से भी हमने उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। हर तरीके से हम लोगों ने संस्कृति के आधार पर भी उनके ऊपर नकारात्मक व्यवहार किया है और नकारात्मक नियम भी बनाए हैं ताकि उनको जो है पुरुषों के अधीन रहना पड़े। दोस्तों जहाँ मनु स्मृति में ये कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र क्रिया त्रफला। मतलब इस श्लोक का अर्थ होता है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ उनका सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर वहाँ के सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, सारे कार्य विफल हो जाते हैं। इतना कुछ कहने के बाद मनुस्मृति के अगले पन्नों पर यह कहा गया है कि महिलाओं को बाल्यावस्था में अपने पिता के अधीन, युवा अवस्था में अपने पति के अधीन और वृद्धावस्था में अपने लड़कों के अधीन रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्हें संपत्ति का अधिकारी भी नहीं माना गया और संपत्तियों से उनको वंचित भी कर दिया गया। तो दोस्तों महिलाओं के पिछड़ जाने के पीछे बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। और कोई भी दिवस हो, आज हम लोग इतने दिवस मनाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, चाहे पृथ्वी दिवस हो, चाहे ओजोन दिवस हो, चाहे गौरैया दिवस हो, चाहे जल दिवस हो, ये सारे दिवस मनाने के पीछे का कारण ये है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण ही हम लोग इनको बढ़ावा देने के लिए, हम लोग समाज में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, हम लोग इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के पहल चलाते हैं। तो उसी का एक परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हम देखते हैं संविधान में आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समता। आय का तो हमने देख लिया, उनको आय का सशक्तिकरण नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। प्रतिष्ठा के मामले में भी पुरुषों के समान प्रतिष्ठा महिलाओं को नहीं प्राप्त की गई है, या उनको जो प्रतिष्ठा पहले के काल में प्राप्त थी, प्राचीन काल में प्राप्त थी, क्रमशः धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठाओं को, उनके उन अवसरों को छीन लिया गया। जैसे उत्तर वैदिक काल में उनको ये अधिकार तो था, वो शिक्षा अध्ययन कर सकती थी, लेकिन वो मंत्रों की रचना नहीं कर सकती थी। मंत्रों की रचना ना करने का मतलब वो वैज्ञानिक नहीं बन सकती थी, वो अन्वेषण अनुसंधान नहीं कर सकती थी कोई। मतलब धीरे धीरे उनके अधिकारों को कम करते चले गए। अगर महिलाओं को आर्थिक और प्रतिष्ठा और इन सब शोध और संस्थान में अगर बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है तो समाज की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है, पर्यावरण की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है, विश्व की जीडीपी काफ़ी अच्छी हो सकती है। विश्व की जीडीपी छोड़िए, अगर घर में महिलाओं की स्थिति बराबर होगी पुरुषों के, तो घर में 2 आय के स्रोत होंगे। तो अगर 2 आय के स्रोत होंगे तो दोस्तों समझिए उस परिवार में संपन्नता कितनी होगी और दरिद्रता नहीं होगी। और दरिद्रता ही मुख्य कारण होता है कलह का, द्वेष का, ईर्ष्या का, अपराध का, इन सब चीज़ों का दोस्तों। तो एक तरफ अगर हम महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण दे रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा में उनको बराबर का महत्व दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें हम लोगों की अच्छी हो रही हैं। हम लोग पितृसत्तात्मक सत्ता की मानसिकता से गुजरते हुए ये सोचते हैं कि महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ पाएंगी, महिलाएं उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जबकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण उनको हल्का सा आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देना। जहाँ पर आज भारत चाँद सितारों की सैर कर रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं। मतलब
सूर्य पर आज आदित्य L1 मिशन जा चुका है भारत का, लेकिन भारत के ही कई क्षेत्रों में महिलाओं को घर की दहलीज पार करने की इजाज़त नहीं है दोस्तों। तो ये विडंबना ही तो है। जहां हम लोग रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं महिलाओं की स्थिति बैलगाड़ी के ही समान है, समझिए दोस्तों। तो ये दोहरा रवैया है दोस्तों, ये दोहरी गतिविधियां हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति। इन सब चीज़ों में सुधार करने की काफ़ी आवश्यकता है। इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। हमको महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर भी दिए जाने चाहिए। कई जगह पर ऐसा होता है कि हम उनको अवसर नहीं देते हैं। जैसे अवसर देने की शुरुआत हम लोग देख सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अवसर अपने आप ढूंढे। सुभाष चंद्र बोस ने रानी ब्रिगेड बनाया। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान युद्ध के मैदान में उतारने की कोशिश की। उन्हें इस बात का कोई वो नहीं था कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे हैं। तो दोस्तों एक इतिहास रहा है। महिलाएं आज सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण महिलाओं की स्थिति सुधारने का महत्व दोस्तों काफ़ी बढ़ जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसका महत्व इस मामले में भी बढ़ जाता है। इससे जन जागरूकता फैलेगी, लैंगिक समानता को बल मिलेगा और लैंगिक आधार पर जो भेदभाव फैला हुआ है समाज में, हम लोगों की मानसिकता में, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। जो लैंगिक पूर्वाग्रह फैले हुए हैं कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती, महिलाएं शिक्षण क्षेत्र में आगे नहीं जा सकती, महिलाएं अनुसंधान कार्य में आगे नहीं जा सकती, महिलाएं युद्ध के मैदान में आगे नहीं जा सकती, उन सब पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रजनन अधिकारों को लेकर के दोस्तों आज सबसे मुख्य समस्या ये बनी है प्रजनन अधिकार। अभी फ्रांस ने दोस्तों एबॉर्शन के संबंध में कानून बनाया है और उसको वैधता प्रदान की है, वो अलग विषय है। हम यहाँ पर बात करते हैं प्रजनन अधिकारों की। दोस्तों जब विवाह होता है, अमूमन पितृसत्तात्मक सत्ता यही सोचती है कि विवाह केवल और केवल प्रजनन के लिए होता है। इसका लैंगिक पूर्वाग्रह भी एक कारण है कि हम महिलाओं को ये समझते हैं, जैसे पहले समझा जाता था महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चा जनन करने की मशीन हैं। उनके लिए सिर्फ कुछ कार्य निर्धारित थे, घर का चूल्हा चौखट, घर का बच्चों की देखभाल करना और बच्चे को जन्म देना, बस, और कोई काम नहीं। ये दोस्तों एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। और अब महिलाओं को प्रजनन के अधिकार भी दिए जा रहे हैं कि जैसे हम लोग एक मूवी देखोगे अमिताभ बच्चन की, उसमें कहा जाता है कि नो मीन्स नो। इसका मतलब विवाह यह अधिकार नहीं देता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाए। विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पुरुष को किसी महिला के प्रति शारीरिक बढ़त मिल गई है। इसका विवाह का मतलब ये नहीं होता है। तो आज इन सब कार्यक्रमों से प्रजनन के अधिकारों की बात की जाती है और प्रजनन अधिकार भी उनको मिले हैं कि वो कब इन सब चीज़ों के लिए सहमति प्रदान करती हैं। इसके महत्व में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हुए हैं, दुर्व्यवहार हुए हैं, उनमें कमी आई है, समाज में परिवर्तन हुआ है और जागरूकता बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिली है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सरकार जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक परियोजना चला रही है और अनेक ऐसे सैकड़ों ऐसी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पास हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा आंदोलन शुरू कर रहे हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोगों को बेटा पढ़ाओ और बेटा समझाओ जैसा भी अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सके। क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसाएं होती हैं, जो अपराध होते हैं, जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं, जो भेदभाव होते हैं, जो भी लैंगिक अंतराल है, वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? वो पुरुषों के ही कारण तो उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए बेटा पढ़ाओ और बेटा समझाओ जैसे भी अभियान सरकार को चलाए जाने चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ साथ एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे जो 2024 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। तो ये उसकी थीम है दोस्तों। लोगों को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इसको ध्यान में रखना है और अनेक पहलुओं से भी इसको ध्यान में रखना है। चाहे हम तैयारी कर रहे हो चाहे तैयारी ना कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सेशन हम सभी लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शिवरात्रि मनाना। ये सारे सेशंस हम लोग चाहे पढ़ाई करते हो चाहे ना करते हो, चाहे जो भी कार्य करते हो, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि समाज एक दिशी नहीं होता है, समाज बहुदिशी है और हमको किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोच के चलना है।
जैसे महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी जो जन्मजात स्वतंत्रता है उसको प्रदान कराने के लिए पुरुषों के भीतर सुधार की आवश्यकता है। उसी प्रकार से दोस्तों महिलाओं को भी ये चाहिए कि उनको जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस प्रकार से उनको समाज में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से समाज में उनको जो उनकी स्थिति किसी कारणवश, किसी पूर्वाग्रह के कारणवश पीछे रह गई है, सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको अनेक जगह पर आरक्षण दिया जा रहा है, उनको अनेक जगह पर सहयोग किया जा रहा है, तो उसका भी दोस्तों सकारात्मक रूप से उसका लाभ उठाएं। हम लोग कई ऐसे केसेस देखते होंगे, कई समाचारों में न्यूज़ देखते होंगे, या अगल बगल अपने उदाहरण भी देखते होंगे कि कुछ कानूनों का दुरुपयोग भी महिलाएं कर रही हैं जो उनके बढ़ावे देने के लिए उनको दिए गए थे। जैसे हम लोग तमाम चीज़ें देख लेते हैं, हम लोग तो एक विवाह का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग आजकल काफ़ी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तलाक के। लड़कियां क्या विवाह करती हैं, जब जाती हैं घर वापस नहीं आती हैं और तलाक का फाइल दायर कर देती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी महिलाएं, कुछ महिलाएं, जो सभी महिलाएं नहीं, कुछ लोग जो है, जो जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, मानसिक विकृति के लोग जो है इस प्रकार की मतलब कुव्यवहार को जन्म दे रहे हैं, और जिससे समाज में एक अलग तरीके का महिलाओं के प्रति नज़रिया भी बनता जा रहा है। क्या होता है कि गलती को ये करता है, कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कि कोई भी वर्ग हो। अगर किसी भी वर्ग का कोई एक व्यक्ति या कोई एक सदस्य जो है यदि किसी प्रकार की गलती करता है, तो अमूमन हम लोगों की मानसिक जो अभिवृत्ति होती है, हम लोगों की जो मनोवृत्ति होती है, हम लोग उस समस्त सदस्य को, उस समस्त समूह को जो है हम लोग दोषी ठहराने लगते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, पुरुषों की भी, महिलाओं की भी, समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उनको अपने नागरिक अधिकार प्यारे हैं, उनको मानवाधिकार प्यारा है, उनको अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, उनको अपनी समानता प्यारी है। जिस प्रकार से उनको जो चीज़ें पसंद हो, उसी प्रकार से हमें सामने वाले के साथ भी वही तरीके का व्यवहार भी करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से समाज में एक खुशहाली का निर्माण होगा और एक खुशहाल समाज का भी निर्माण होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से हम लोग अपने भीतर परिवर्तन कर सकते हैं, और जब हम अपने भीतर परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उन्नति होती है। हमारी चाहे नैतिक उन्नति हो, चाहे भौतिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे किसी भी प्रकार की उन्नति हो, हर प्रकार की उन्नति के हम लोग सहयोगी बन जाते हैं दोस्तों। और हमको और क्या चाहिए है, हमको अपनी उन्नति ही तो चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी का सेक्शन चला रहे हैं। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लोगों का चैप्टर आगे शुरू होगा संसद से। पॉलिटी हम लोगों की क्वालिटी के साथ चल रही है, हम लोग उसमें फुल डिटेलिंग के साथ पढ़ते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती है। और उसी तरीके से हम लोग पीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री और फुल डिटेलिंग के साथ, विद मैपिंग के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग जीएस वाले भैया के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, आप लोगों को लाभ ही लाभ मिलेगा दोस्तों। हमारा सिलेक्शन एसएससी में हुआ, रेलवे में हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो हमें पता है किस तरीके से रिवीजन किया जाता है, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन में कोई भी कमी रह गई हो या कोई भी चीज़ रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस पूरे सेशन में दोस्तों अगर हमारे द्वारा कही गई कोई भी ऐसी बात यदि किसी समूह को या किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, व्यक्ति विशेष को यदि कोई बात चुभी हो, कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताए, उस पर आगे से काम किया जाएगा दोस्तों। और अगर कोई बात चुभी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।